इस समय मैं WDFC में हूँ, यानी वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर के ऊपर चल रहा हूँ। यहाँ पर रेल कार के अंदर मौजूद हूँ। आपको WDFC का काम दिखाने के लिए हम यहाँ पर लाए हैं और सामने जो ट्रैक देख रहे हैं ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का शानदार ट्रैक है। और यह ट्रैक मैं इतना खास क्यों बता रहा हूँ, इसलिए खास बता रहा हूँ क्योंकि देश की लंबी लंबी मालगाड़ियाँ इस ट्रैक पर चल रही हैं और पूरे साल की बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा मालगाड़ियाँ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में चलाई जा रही हैं और यह संख्या हर साल बढ़ती चली जाएगी, निश्चित तौर पर बढ़ेगी, क्योंकि जब हम बात डेडिकेटेड गलियारे की कर रहे हैं, यानी एक ऐसा रास्ता जिस पर सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियों का हक है, तो उसको मैं आपको दिखा भी रहा हूँ किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर हम इसकी खासियत की बात करें तो इसमें कहीं भी लेवल क्रॉसिंग नहीं है, यानी इसको जो भी रास्ते पार करते हैं या तो इसके ऊपर से जाते हैं या इसके नीचे से जाते हैं। कई जगहों पर इसको एलिवेटेड बनाया गया है, यानी ऊपर करके बनाया गया है और यहाँ पर यही ट्रैक हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ कई मेहमान हैं और उनसे हम बात भी करेंगे, समझेंगे भी इस डेडिकेटेड गलियारे की क्या खासियत है, DFC की क्या खासियत है। हमारे साथ चित्रेश जोशी जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ सचिन बुधौलिया जी हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी बात करेंगे। विनोद जी हैं जो लंबे समय से रेलवे को कवर करते आए हैं। तो सबसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। तो आइए सबसे पहले चित्रेश जोशी जी से ही पूछते हैं, क्योंकि कॉरपोरेट कम्युनिकेशन देखते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। चित्रेश जी, अगर हम इस ट्रैक की बात करें तो जो सामान्य आदमी है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसके लिए इस ट्रैक में क्या है? देखिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक ऐसी परियोजना है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम सभी के जीवन पे कुछ ना कुछ असर डाल रही है और वो असर निश्चित रूप से बेहतरी के लिए है। उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति जो अपना कारोबार कर रहा है, एक फैक्ट्री चला रहा है, इंडस्ट्री चला रहा है, उसका माल जो कि उत्तम क्वालिटी का अगर है और पूरे देश में अच्छी कीमतों पे बिक रहा है, तो इस कॉरिडोर के माध्यम से अब वो तीव्र गति से उसे देश के पोर्ट्स तक पहुंचा सकता है, जहां से वो इंटरनेशनल मार्केट में जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वो माल और अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाता है, क्योंकि माल अब कम लागत के साथ कम समय में तेज़ी से बाहर पहुंचाया जा सकता है। आपने कहा कम लागत, तो पहले अगर हम देखें तो गुजरात के जो बंदरगाह से वहाँ से जो माल आता था दिल्ली, उसको जो है पर टन क्या जो है उसकी कीमत पड़ती थी या पर टन माल भाड़ा क्या पड़ता था, अब कितना कम हुआ है अगर हम नंबर्स के हिसाब से जानना चाहें? नहीं, इसमें आप इसको नंबर्स के उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते अभी, क्योंकि DFCCIL किसी भी तरह की लोडिंग जो है अपने एंड पे नहीं करता है। लोडिंग पहले भी इंडियन रेलवे ही करता था, अभी भी इंडियन रेलवे ही करता है। वो तो बात सही है, लेकिन आपने कैलकुलेशन तो किए होंगे कि आप कह रहे हैं सस्ता पड़ता है, तो कितना सस्ता पड़ता है? सस्ता इसलिए पड़ता है क्योंकि समय बचता है। जिस चीज़ में समय बचा वो अपने आप सस्ता हो गया। टाइम इज़ मनी। टाइम इज मनी, लेकिन क्वांटिफाई तो करें किया जाएगा? नहीं, अभी इस तरह की कोई क्वांटिफिकेशन हमने नहीं करी है। तो इस तरीके की क्वांटिफिकेशन नहीं है। सचिन जी, जो चित्रेश जी कह रहे हैं उससे सहमत हैं आप कि जो है माल भाड़े में कमी आई है? माल भाड़े में कमी नहीं, जहाँ तक कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स का जो कॉस्ट होता है उसकी जो लागत की जब गणना की जाती है, तो मुझे ध्यान है कि करीबन 1 दशक पहले इसके बारे में एक कैलकुलेशन कहीं की गई थी। तो उसमें सरकार का ओवरऑल जो था कि भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी आती है, तो वो लगभग 26% के आसपास कहीं दर्ज की गई थी, जहाँ तक मेरी याददाश्त है। अभी इसको कम करना है तो ये लगभग अभी 14-15% के आसपास तक आ चुकी है। अभी हाल ही में रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैं, उनका ये अनुमान था कि आने वाले 2030 के आसपास तक ये सिंगल डिजिट में आ जाएगी, माने 10% से ये कम हो जाएगी। लॉजिस्टिक कॉस्ट में अच्छी खासी कमी आएगी। बिल्कुल यही चीज़ आएगी। और लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आने के कारण केवल रेलवे का नहीं होता, ये ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है उसका होता है, प्लस जिस तरह से जो टर्मिनल बनाए गए हैं, गति शक्ति टर्मिनल बनाए गए हैं, तो आपको ध्यान में होगा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति PM गति शक्ति कार्गो का वो जो एक पूरा उन्होंने कंपोजिट एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, लॉजिस्टिक्स का एक पूरा कंपोजिट प्लान तैयार किया हुआ है और उसके ऊपर कुछ साल से सारी परियोजनाओं को इंटीग्रेटेड वे में लॉन्च किया जा रहा हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स हों, पोर्ट्स हों, रेलवे लाइन हों और या सड़कें हों।
तो इसके कारण से ओवरऑल ये लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आती है। लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आई है। पीएम गति शक्ति की बात कही गई, तो विनोद जी पीएम गति शक्ति से कितना फर्क पड़ा और क्या ये योजना जिसकी बात बार बार सरकार भी करती है, आपको लगता है कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट में उसमें काफ़ी कमी लाएगी? देखिए, योजना की जहाँ तक बात है, डीएफसी को मैंने उस समय से देखना शुरू किया है जिस दिन इसकी परिकल्पना की गई थी कि हम लॉजिस्टिक कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं। आज तकरीबन 20 साल के बाद हम इस डीएफसी को पूरा होते देख पा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो सिंगल डिजिट में लॉजिस्टिक कॉस्ट करने के बाद गडकरी जी कह रहे हैं और पूरी सरकार लगी हुई है, इसमें केवल रेलवे का ही योगदान नहीं है, लेकिन रेलवे का योगदान डीएफसी के नाते इतना ज़रूर हो गया है कि ये 20% के आसपास जो इंडियन रेलवे का लोड है वो अगले 1 साल में कम कर देगी। मतलब कहने का ये हुआ कि अगले 20 साल में जो आईआर का 20% लोडिंग अनलोडिंग का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो डीएफसी के पास ज़रूर होगा। और इससे देश को बड़ी मदद इसलिए मिलने जा रही है कि डीएफसी को इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि पोर्ट से सीधे हम इंडस्ट्रीज़ को और पोर्ट से सीधे हम व्यवसायी को कैसे जोड़ रहे हैं, जिससे उनका कारोबार बचे, उनकी लागत बचे, उनका समय बचे। तो लागत और समय बचाने की बात है। चित्रेश जी, एक और बात कही जाती है, बार बार कहा जाता है कि जो कंजेशन है भारतीय रेलवे में बहुत है और डीएफसी ने उसमें काफ़ी हद तक कमी करने की कोशिश की है और एक बड़ा फ़ायदा कहीं ना कहीं आम आदमी को मिल रहा है। ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, ज़्यादा जो है फेस्टिवल स्पेशल चल रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, डीएफसी के ट्रैक के पूरी तरह से कमीशन होने से ना सिर्फ भारतीय रेल पे दबाव कम हुआ है, बल्कि मालगाड़ियों का जो शिफ्टिंग है डीएफसी के ट्रैक पे हो जाने से कई नई रेलगाड़ियों के लिए जगह बनी है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, पिछली बार भारतीय रेल छठ के समय में कई अधिक छठ स्पेशल चला पाया। या फिर आप देखें कि जनवरी में जिस समय रामलला के मंदिर का उद्घाटन हुआ, जनवरी में 22 जनवरी को, उस समय जो आस्था स्पेशल चलाई गई, कई आस्था स्पेशल हम इसलिए चला पाए क्योंकि डीएफसी ने मालगाड़ियों का लोड ले लिया और उसकी वजह से कई श्रद्धालु जो हैं रामलला के अलौकिक दर्शन कर पाए। तो एक बड़ा बदलाव है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। एक बार फिर से मैं कहूँगा कैमरामैन को कि वो दिखाएं कि जो ट्रैक है वो किस तरीके से लुभावना लग रहा है, एक अलग तरीके का लुक एंड फील दे रहा है। और यहाँ पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 2 हिस्से हैं और यह हिस्सा जिस पर हम चल रहे हैं इसको वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहते हैं। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो वो दूसरा हिस्सा है। तो डब्ल्यूडीएफसी और ईडीएफसी की बात अगर चित्रेश जी करते हैं तो कुल कीमत कितनी, कुल लागत कितनी आई इन दोनों ट्रैक को बनाने में अब तक? देखिए, इसका जो कुल बजट है वो लगभग 1,20,000 करोड़ की इसकी कुल लागत है, इसका जो पूरा बजट है। और जिस समय ये फाइनल पूरी तरह से 100% कंप्लीट हो जाएगा उस समय एग्जैक्ट कॉस्ट इसकी पता चल पाएगी, लेकिन अभी तक पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इसी बजट के अंदर इसे पूरी तरह से कंप्लीट किया जाए। अभी जैसा आप जानते हैं 96.4% कॉरिडोर जो है पूरा हो चुका है, यानी कि 2843 किलोमीटर के इस कुल कॉरिडोर में से 2741 किलोमीटर कॉरिडोर का कार्य पूरा हो चुका है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, कितना हिस्सा बाकी है और कौन सा हिस्सा बाकी है, उसको कब तक कंप्लीट किया जाएगा? ये अभी इसका एक आखिरी हिस्सा बाकी है जो 102 किलोमीटर का सेक्शन है, जो वैतरना से लेकर के जेएनपीटी मुंबई तक जाता है और अगले साल तक उसे पूरा कर लिया जाएगा। ऐसा प्रयास पूरी तरह से किया जा रहा है। तो अगले साल तक डब्ल्यूडीएफसी पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा, यानी मुंबई बंदरगाह से जो माल चलेगा जेएनपीटी से वो सीधा सीधा दिल्ली एनसीआर पहुंच सकेगा, लुधियाना पहुंच सकेगा, साथ ही साथ पूर्वी भारत में भी अगर उसको ले जाना है तो आसानी होगी। तो एक बड़ा बदलाव है, निश्चित तौर पर है। एक बार फिर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो ट्रैक दिखाएं, क्योंकि यह ट्रैक मैं बार बार दिखा रहा हूँ। पास में ही भारतीय रेलवे का ट्रैक है और यह 2 लाइनें हैं, 2 लाइनों के पास में जो तीसरी लाइन नज़र आ रही है ये भारतीय रेलवे का ट्रैक है। अभी यह सिंगल लाइन है और इसको डबल लाइन किए जाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर भारतीय रेलवे की मैं बात कर रहा हूँ और डीएफसी की अगर हम बात करें तो डीएफसी डबल लाइन है। डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनों के लिए ये अनुकूल है और इस पर डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनें चलती हैं। और अगर हम ट्रेनों की बात करें तो अब तक की अगर हम बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि साल भर में 1 लाख ट्रेनों से ज़्यादा ट्रेनें चलती हैं। ये बात सही होगी चित्रेश जी? 1 लाख ट्रेनों से ज़्यादा ट्रेनें मालगाड़ियाँ चलती हैं डीएफसी पे?
जी, इस समय लगभग 350 ट्रेन रोज डीएफसी के ट्रैक पे चल रही हैं। लगभग 150 ट्रेन वेस्टर्न कॉरिडोर पे और 200 ट्रेन ईस्टर्न कॉरिडोर पे रोजाना चल रही हैं। तो अगर आप इसको पूरा कर लें तो ये 1 लाख के ऊपर आसानी से पहुंच जाता है। यहाँ पर आप समझिए एक बड़ा काम हुआ है, और यह काम बड़ा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि सीधा सीधा आम आदमी की जेब से जुड़ता है। और कैसे जुड़ता है मैं आपको बता दूं, जब मालगाड़ियाँ चलती हैं, खास तौर पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आनंद से मान लिया दूध आना है दिल्ली के लिए, तो पहले जितना टाइम लगता था उस टाइम में काफ़ी कमी आई है। यानी वहाँ से अगर कोई टैंकर चला और 12 से 16 घंटे के बीच में वो दिल्ली पहुँच रहा है, तो इसका मतलब हुआ पेरिसेबल आइटम जिसका नुकसान हो सकता था उसका नुकसान नहीं हुआ, और साथ ही साथ एक बड़ी बाज़ार मिली। यानी अगर बाज़ार ना मिले तो दूध के रेट कहीं ना कहीं नीचे जा सकते हैं, किसान को नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जिस जगह पर उस पेरिसेबल आइटम को मार्केट मिलनी चाहिए वहाँ तक पहुँचाने का काम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ने करना शुरू कर दिया है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन WDFC।